नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में प्रस्तुत है पाठ 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इतिहास, पाठ 3 औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा का वाचन। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी। वाणिज्य के लिए उन्होंने कुछ केंद्र चुने थे। ये थे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इन तीनों केंद्रों को आधार बनाकर ही ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की व्यवस्था तैयार की गई थी। 1611 और 1612 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और सूरत को केंद्रित कर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्य चलाती रही। इसके बाद 1639 ईस्वी में मद्रास को एक और केंद्र बनाया। मद्रासपट्टनम ग्राम में सेंट जॉर्ज दुर्ग भी बनाया ब्रिटिश कंपनी ने। बाद में सेंट जॉर्ज और मद्रास को केंद्र में रखकर ही सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण भी किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दक्षिण भारत के कई अंचल आते थे। आज का तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश काफ़ी पास पास हैं। कर्नाटक एवं दक्षिण पड़ोसी के कुछ अंचल भी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पड़ते थे। इस प्रेसिडेंसी के दो प्रशासनिक केंद्र थे। ग्रीष्मकाल में उटाकामुंड और शीतकाल में मद्रास। बम्बई प्रेसिडेंसी के गठन का केंद्र था सूरत। धीरे धीरे पश्चिम और मध्य भारत, अरब सागर के तटवर्ती अंचल मिलाकर बम्बई प्रेसिडेंसी बनी। सिंधु प्रदेश भी इस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। पहले इस प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे सूरत व्यापार की दृष्टि से प्रतीत होता गया और बम्बई उन्नत होता गया। इसी से 1687 ईस्वी में बम्बई के इर्द गिर्द ही ब्रिटिश कंपनी के कार्यकलाप का विस्तार होता गया। कलकत्ता को केंद्र में रखकर पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्यकलाप तेजी से बढ़ाए थे। अतः कलकत्ता उनका प्रमुख केंद्र था। 1754 में जब कंपनी की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिले, तब से ही बंगाल कंपनी का कार्यक्षेत्र बन गया था। 1772 में कंपनी को दीवानी और निजामत न्याय व्यवस्था के अधिकार मिलने पर कंपनी ने बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई। बंगाल अंचल के अंतर्गत पंजाब, उत्तर मध्य भारत के अंचल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अंचल बंगाल प्रेसिडेंसी में समाये हुए थे। कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम भी बनाया था। इसी कारण कभी बंगाल प्रेसिडेंसी को फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी भी कहते थे। ये चित्र है गवर्नमेंट हाउस कोलकाता। मूल चित्र जेम्स बेली फ्रेजर द्वारा चित्रित, अनुमानतः 1826 ईस्वी में। इस प्रकार शुरू में इन तीन प्रेसिडेंसी केंद्रों से ही प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य होते थे। शुरू में मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में 3 परिषद या काउंसिल के माध्यम से चलती थी। इन तीनों काउंसिल का लंदन की परिचालक समूह से सीधा संपर्क था। गवर्नेंस काउंसिल सदस्यों में से ही किसी को सभापति चुना जाता था, पर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के कर्मचारी, कर्मकर्ता, अफसर सबको ब्रिटेन के
रेगुलेटिंग एक्ट और 1773 में पीठ प्रणीत भारत शासन कानून के अंतर्गत भारत ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। कुछ बातें। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पहले ये चित्र है विलियम पिट का। अब कुछ बातें। रेगुलेटिंग एक्ट और भारत शासन कानून। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास, बम्बई, बंगाल प्रेसिडेंसी के स्वतंत्र क्रियाकलाप पर रोक टोक लगाने के लिए गवर्नर जनरल का पद तैयार किया गया। बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल का पद संभालना होगा। उनके अधीन मद्रास, बम्बई के गवर्नर रहेंगे। गवर्नर जनरल का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। गवर्नर जनरल काउंसिल की रचना 4 लोगों को लेकर की जाएगी। इस कानून के कारण ब्रिटिश शासन के समय कलकत्ता भारत की राजधानी बन गया। 1784 ईस्वी में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विलियम पिट नया कानून लेकर आए। इस कानून को विलियम पिट का भारत शासन कानून कहा जाता है। 1785 ईस्वी की 1 जनवरी से यह कानून लागू हुआ। इसके फलस्वरूप कंपनी के क्रियाकलाप पर ब्रिटेन का नियंत्रण बढ़ गया। पिट के कानून के अनुसार एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल तैयार किया गया। उस बोर्ड का कंपनी के सामरिक असामरिक शासन राजस्व व्यवस्था के संचालन का दायित्व दिया गया था। इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया, भारत में कंपनी के सारे प्रशासनिक कर्ता गवर्नर जनरल का आदेश मानकर चलेंगे। ये चित्र है फोर्ट विलियम से कोलकाता दर्शन। मूल चित्र एस डेविस द्वारा चित्रित किया गया 1807 ईस्वी में। औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी तो पा ली थी, परंतु शासन व्यवस्था मुगलों के अनुसार ही थी। कंपनी के कई कर्मचारी इस प्रकार की शिकायतें करते हुए पाए जाते थे। 1772 ईस्वी में बंगाल से द्वैत शासन व्यवस्था हटाकर सीधा कंपनी का शासन लागू हो गया था। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था के संशोधन का काम शुरू किया। कंपनी के शासन को एक स्थायी और निश्चित संगठित रूप हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस के संशोधन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के संशोधन सुधार। वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही देसी अभिजात्य के हाथों से न्याय व्यवस्था को अलग करने का प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही साथ यूरोपियों की जांच से ही उचित न्याय संभव है, इस पर भी बहस चल रही थी। फलस्वरूप न्याय व्यवस्था ही ब्रिटिश को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करेगी, इस पर अमल शुरू हुआ। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नई न्याय व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई, पर नियम कानून में मुगलों का प्रभाव रह गया था। दीवानी अदालत में प्रधान विचारक यूरोपीय ही थे। साथ ही साथ देसी नियम कानून की व्याख्या करते थे। ब्राह्मण पंडित और मुस्लिम मौलवी फौजदारी अदालत में एक काजी और मुफ्ती रहते थे। उनकी देखभाल का पूरा दायित्व यूरोपियों के हाथों में ही था। 1772 से 1781 ईस्वी के मध्य में दीवानी न्याय व्यवस्था में कई बदलाव लाए गए थे। इसके पीछे थे वारेन हेस्टिंग तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। न्याय व्यवस्था को पूरी यूरोपीयकरण किया गया।
1781 ईस्वी में कहा गया, न्यायपालिका के समस्त आदेश लिखित रूप में रखने होंगे। सब दीवानी अदालतों को एक ही नियम के अंतर्गत लाने की चेष्टा की गई थी। ये चित्र है वारेन हेस्टिंग्स का। एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश। कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी अनुसार 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक एम्पिरियल कोर्ट बनाया गया। उसमें एक प्रधान न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। यह तय किया गया कि इसमें केवल भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों का ही न्याय होगा। क्रमशः कोर्ट के विभिन्न क्रियाकलापों को लेकर ब्रिटिश कंपनियों के साथ कोर्ट का विरोध शुरू हुआ। कोर्ट प्राय ही कंपनी द्वारा तैयार की गई अदालतों में हस्तक्षेप करता था। 1781 ईस्वी में नियम बनाकर एम्पिरियल तथा सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार और क्षमता को सीमाबद्ध कर दिया गया। कहा गया, राजस्व अदायगी का कोई मुकदमा सुप्रीम में नहीं सुना जाएगा। गवर्नर और गवर्नर काउंसिल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। 1797 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या 4 के बदले 3 की गई। 1801 और 1823 ईस्वी में मद्रास और बम्बई में एक एक कर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पूरे भारत में 3 सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे। ये तो रहा कुछ बातें। अब आते हैं पाठ में। न्याय में समता बनाने के लिए जरूरी था प्रचलित कानून नियम की अभिन्न व्याख्या। इसी उद्देश्य से वारेन हेस्टिंग्स ने 114 पंडितों को हिंदू कानून का सार संकलन तैयार करने को कहा। इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके पश्चात देसी नियम कानून की व्याख्या के लिए अंग्रेजों को भारतीय सहयोगियों पर निर्भर नहीं करना पड़ता था। मुस्लिम कानून का भी एक संकलन तैयार किया गया। इन सब के बीच से ही औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था केंद्रीभूत और श्रृंखलाबद्ध हो उठी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का चित्र है, ने नियम कानून को कोड या विधिवत किया। इसके फलस्वरूप दीवानी संबंधित न्याय और राजस्व न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया गया। जिले से लेकर सदर तक की न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। निम्न अदालत के विरुद्ध उच्च अदालत में न्याय का आवेदन अधिकार मान लिया गया। सब अदालतों के ही मुख्य न्यायाधीश यूरोपीय ही होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्याय संशोधन ने औपनिवेशिक चौखटों से भारतीयों को पूरी तरह से अलग कर दिया था। मुगलों की न्याय व्यवस्था से ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को भारतीय पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। विचार व्यवस्था को संयत करने को जरिए वह औपनिवेशिक शासन का महत्वपूर्ण प्रधान स्तंभ बन गया। औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा के तहत ये जो चित्र आप देख रहे हैं, कोड वारेन हेस्टिंग के प्रयास से तैयार कानून संकलन अंग्रेजी में अनुदित प्रथम पृष्ठ है। कुछ बातें लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार। गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक प्रशासनिक व्यय कम करना चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने भूमि राजस्व निर्धारित को भी अत्यंत महत्व दिया था। इलाहाबाद और वाराणसी अंचल में भूमि राजस्व बंदोबस्त गठन के लिए उनके समय ही कदम उठाए गए थे।
इन सब के लिए उन्होंने महलवारी बंदोबस्त चालू किया था। बेंटिक के समय डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर आदि पदों पर पुनः भारतीयों की नियुक्तियां हुई। बेंटिक के समय तिहाड़ कानून में कहा गया, कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जाति, धर्म एवं वर्ण के मानदंड नहीं, केवल योग्यता पर विचार किया जाएगा। उच्च पद पर होने के बावजूद भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय ठग दस्युओं का दमन करने के लिए स्लीमैन के नेतृत्व में एक विशेष विभाग का गठन लॉर्ड बेंटिक ने किया। स्लीमैन ने बहुत जल्दी ही दस्युओं का दमन कर दिया था। चित्र है ठगों का एक दल। चित्र में दिखाया जा रहा है ठग किस प्रकार पथिकों का सर्वस्व लूटकर उनकी हत्या कर देते थे। अब आगे पाठ में 1784 ईस्वी में इसके तहत है ये औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठानों के विभिन्न प्रकरण। इसके तहत यह विवरण है। 1784 ईस्वी में पीट द्वारा प्रणीत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया था। अतः भारत की संपत्ति का प्रयोग ब्रिटिश अपने स्वार्थ के लिए बेरोक टोक कर सकते थे। भारत व ब्रिटिश शासन का जितना विस्तार होता गया वैसे ही खर्च भी बढ़ता गया। प्रशासन के लिए संपदा की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति भारत से की जाती थी। 1813 ईस्वी तक कंपनी भारतीय शासकों के अनुसार शासन करते थे। धीरे धीरे स्थिति बदलती गई। 1813 शासन के लिए औपनिवेशिक शासन को फिर से सजाने की जरूरत आन पड़ी। न्याय व्यवस्था के साथ ही साथ पुलिस और सेना व्यवस्था का बदलाव से औपनिवेशिक शासन तंत्र वास्तविक रूप पा गई थी। पुलिस व्यवस्था। मुगलों की पुलिस व्यवस्था में फौजदार, कोतवाल, चौकीदार को अधिक अधिकार थे। दीवानी पाकर कंपनी ने यही व्यवस्था चालू रखी। 1770 में बंगाल के मनवंतर के फलस्वरूप सामाजिक कानून व्यवस्था की अवनति हो रही थी। उस क्षेत्र में मुगलों की पुलिस व्यवस्था विशेष कार्यकारी नहीं थी। तभी पुलिस व्यवस्था को यूरोपीय व्यवस्था के अनुसार ढाला गया। 1781 ईस्वी तक पुरानी फौजदारी व्यवस्था चलाने के बावजूद अंत में फौजदार के बदले अंग्रेज मजिस्ट्रेट बैठाए गए। सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिलों की देखभाल के लिए पुलिस कानून व्यवस्था चालू की थी। प्रत्येक थाना का दायित्व दरोगा को सौंपा गया। दरोगा के ऊपर रहते थे मजिस्ट्रेट। स्थानीय अंचल के आम लोगों के लिए दरोगा ही कंपनी शासन का शक्तिशाली क्षमतावान व्यक्ति का प्रतीक था। यह चित्र है बंगाल की प्रेसिडेंसी पुलिस सेना। मूल चित्र इलास्ट्रेट लंदन न्यूज द्वारा छपा 1864 ईस्वी। आगे औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा के तहत स्थानीय जमींदार दरोगा से सांठ-गांठ करके चलते थे। आम लोगों को दरोगा और जमींदारों का अत्याचार सहन करना पड़ता था। 1812 ईस्वी में दरोगा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बदले देखभाल का भार दिया गया कलेक्टर पर। अतः फिर राजस्व अदायगी और रक्षा का दायित्व एक लोग के हाथ में चला गया। राजस्व अदायगी और पुलिस के दमन अत्याचार का जोर चल पड़ा। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय सरकार ने नहीं किया। ब्रिटिश कंपनी का मूल लक्ष्य था पुलिस व्यवस्था के माध्यम से कानूनी शासन बनाए रखना।
इसी कारण पुलिस व्यवस्था में बार बार सुधार किया जाता रहा। 1843 ईस्वी में सिंधु प्रदेश में नए ढंग की पुलिस व्यवस्था का प्रयोग किया गया। फिर पुलिस कानून बनाया गया। पुलिस व्यवस्था फिर धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का शक्ति प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हथियार था। सेना वाहिनी। किसी प्रकार का झमेला होने पर पहले पुलिस उसका समाधान करती थी, पर गंभीर स्थिति में सेना का उपयोग किया जाता था। इसी कारण जैसे जैसे ब्रिटिशों का साम्राज्य विस्तार हुआ, वैसे वैसे उनकी सेना भी बढ़ती चली गई। शुरू से ही मुगलों की परंपरा अनुसार अंग्रेज अपनी सेना बनाते थे। उत्तर भारत के किसानों का दमन सेना से करवाया जाता था। सेना को आम आदमी से अलग करके रखा जाता था। सेना वाहिनी में ही कंपनी का सबसे अधिक खर्च होता था। कंपनी के पक्ष में इलाकों पर अधिकार के साथ साथ विभिन्न विद्रोहों का मुकाबला करना सेना का काम था। ये चित्र है बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना, अनुमानिक 1864 ईस्वी में लिया गया चित्र। आगे प्रारंभ में सेना की भर्ती में जाति को लेकर ब्रिटिश ने विरोध नहीं किया था। इसी कारण उनकी सेना में ब्राह्मण, राजपूत, किसान सबको स्थान मिला था। इन्हें अनेक सुविधाएं दी जाती थी और मासिक भत्ता भी दिया जाता था। 1820 में सिपाहियों के ढांचे में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सेना में मराठा, मैसूर अंचल की पहाड़ी उपजाति और नेपाल से गोरखा आदि ने सेना में भर्ती होना शुरू किया। अतः उच्च वर्ण के ब्राह्मण, राजपूत, किसान की सुख सुविधाएं घटने लगी। इससे सिपाहियों के बीच असंतोष दिखलाई पड़ा। औपनिवेशिक शासन के महत्वपूर्ण हथियार के रूप में सेना का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1880 के दशक में सिपाहियों की संख्या प्राय 2,50,000 थी, जिनके पीछे राज्य का 40% खर्च किया जाता था। कुछ बातें सामरिक जाति। तो पाठ से हटकर कुछ बातें देखते हैं, फिर पाठ में आएंगे। सामरिक जाति। ब्रिटिशों की धारणा थी कि सब भारतीय चावल खाते हैं, इस कारण वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। रोटी खाने वाले अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसी कारण सेना में भर्ती होने से पहले उनके भोजन के बारे में उनसे पूछा जाता था। 1857 के विद्रोह के बाद सिपाहियों को अच्छी तरह तैयार किया गया था। तभी से पंजाब के जाटों को सेना में लिया गया। साथ ही पठान, राजपूत और नेपाली गोरखा की संख्या भी सेना में बढ़ने लगी। शासकों का विचार था कि ये सब जातियां युद्ध करने में निपुण थी। इन्हें सामरिक जाति कहकर इनका प्रचार किया जाता था। बदले में ये सिपाही ब्रिटिश शासकों के अधीन रहते थे। 1914 ईस्वी में औपनिवेशिक सेना का लगभग 4 भाग ही सामरिक जाति के लोग थे। अब पाठ में आते हैं। नौकरशाही। असामरिक शासन व्यवस्था के शासकों का प्रमुख हथियार नौकरशाही था, परंतु नीति निर्धारण में इनसे कोई सलाह नहीं ली जाती थी। अंग्रेजों की नीति का पालन करना ही इनका काम था। इसी कारण शासन के लिए संगठित नौकरशाही की जरूरत महत्वपूर्ण थी। नौकरशाही को संगठित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस या असामरिक प्रशासन व्यवस्था चालू की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को दुर्नीति मुक्त करना था। कॉर्नवालिस सोचते थे कि अच्छा वेतन न मिलने के कारण कंपनी के कर्मचारी मन लगाकर दक्षता से काम नहीं करते। इसी कारण उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया तथा
किसी भी प्रकार के उपहार लेने और व्यवसाय करने पर रोक लगा दी। साथ ही पदोन्नति व्यवस्था चालू की और कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही भारतीयों का सिविल सर्विस में प्रवेश बंद था। उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। इसी कारण 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सिविल सर्विस या असामरिक प्रशासन इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु ब्रिटेन में कंपनी के परिचालक कलकत्ता प्रशिक्षण के बदले ब्रिटेन के प्रशिक्षण को ही अधिक ऊंचा उपयुक्त मानते थे। अंत में हेलबरी कॉलेज में प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। सिविल सर्विस के समस्त परीक्षार्थियों को हेलबरी कॉलेज में प्रशिक्षण लेना पड़ता था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण सिविल सर्वेंटों के बीच मिलता है। ये सर्वेंट अपने आप को एक अलग दल के रूप में देखते थे। यह मनोभाव तथा संकीर्ण दलीय भावना औपनिवेशिक प्रशासन के पक्ष में सहायक थी। ये चित्र है ब्रिटिश विचार व्यवस्था। मूल चित्र का नाम आवर जर्ज, चित्र जॉर्ज फ्रैंकलिन आर क्रिंसन द्वारा अंकित। कुछ बातें पाठ की। कानूनी शासन और कानूनी दृष्टि में समता देखते हैं, फिर हम पाठ पर आते हैं। भारत में अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था चालू की थी। उनका कथन था प्रशासन कानून मानकर चलेगा। कानून में शासक और शासितों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई। शासकों की स्वेच्छा पर प्रशासन निर्भर नहीं करेगा। एक बात में कहा जाए तो कानून का शासन, इसकी अवधारणा में बहुत कुछ गणतांत्रिक प्रशासन की ही बात कही गई थी। अदालत द्वारा व्याख्यायित कानून की धारा के अनुसार ही कंपनी का कार्य चलता था। वे व्याख्याएं अंग्रेजों के स्वार्थ में थी, अतः गणतांत्रिक प्रशासन को क्रियान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता था। कानून के साथ कानून की दृष्टि में समता का भी महत्व था। जाति, धर्म, वर्ण, श्रेणी सबसे ऊपर एक ही कानूनी व्यवस्था है, पर इस क्षेत्र में भी अपवाद दिखलाई पड़ता है। इसके सिवाय कानूनी अदालत केंद्रित व्यवस्था महंगी हो गई थी। कुछ बातें और है। मुद्रित बांग्ला पुस्तक पढ़ लेते हैं, फिर पाठ पर आते हैं। वारेन हेस्टिंग की प्रेरणा से हिंदू कानून का संकलन किया गया। उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था नाथानियल ब्रासी हालेद। अनुवाद का शीर्षक था ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। 1778 ईस्वी में स्लेन ने एक बंगला पुस्तक लिखी थी, अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज। व्याकरण की पुस्तक हुगली के एंड्रज छापाखाना में छपाई गई, पर बंगला की प्रथम पूरी पुस्तक जूनानाथन डांकन का अनुवाद 1784 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक था मुफासिल दीवानी अदालत सबको और सदर की दीवानी न्याय और इंसाफ की धारा का उल्लेख है। अब आते हम नई शिक्षा मूल पाठ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वार्थ रक्षार्थ वारेन हेस्टिंग ने एक नई शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया था। फारसी और भारतीय भाषा के जानकारों को उन्होंने राजस्व दफ्तर में नियुक्त किया। हिंदू और मुस्लिम कानून का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। दूसरी ओर कंपनी के नियमों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में करवाया गया।
जैसा कि एलिजा इम्ब के कानून को फारसी और बंगला में अनुवाद करवाया गया। जोनाथन डंकन ने इसका अनुवाद बंगला में सन 1783 ईस्वी में किया। हेस्टिंग्स महसूस करते थे कि औपनिवेशिक समाज के ज्ञान और चिंतन से सम्यक परिचय प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है या बनाता नहीं, माफ कीजिएगा। आगे हेस्टिंग्स ने संस्कृत के विभिन्न पंडितों को ज्ञान चर्चा के लिए कलकत्ता आमंत्रित किया था। जोनाथन डंकन, चार्ल्स विल्किंस, नाथिनिएला बार्सी वारेन हेस्टिंग्स के साथ थे। सन 1791 ईस्वी जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि इस कॉलेज से शिक्षा पाए व्यक्ति औपनिवेशिक शासन तंत्र को सुगठित रूप से चलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे भी 10 वर्ष पहले हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की थी। जोन्स का लक्ष्य था प्राचीन संस्कृति ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाना। उन्हें लगता था उनके माध्यम से भारत के शिक्षित वर्ग को समझने में आसानी होगी। आपसी समझ से प्रशासन चलाना और भी सहज, सुगम और हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी के विभिन्न सदस्य और श्रीरामपुर मिशन के विलियम कैरी फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। इनके साथ ही सन 1801 ईस्वी में विभिन्न स्थानीय पंडितों की भी कॉलेज में नियुक्त किया गया। विलियम जोन्स का चित्र है। विलियम कैरी, कुछ बातें विलियम कैरी और बाप्टिस्ट मिशन की। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ही श्री रामपुर बाप्टिस्ट मिशन की स्थापना की गई। श्री रामपुर के मिशनरी ब्रिटिश के शिक्षा विस्तार योजना में शामिल थे। अपना मुद्रण यंत्र लगाकर बंगला भाषा में लेख छापने शुरू किए। इस मिशनरियों में उल्लेखनीय थे विलियम कैरी। उन्होंने भारतीय महाकाव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त बाइबिल के एक अंश का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया था। 1718 ईस्वी में हालोदर द्वारा लिखित बांग्ला व्याकरण की पुस्तक का संपादन कर उसे प्रकाशित किया था। बाप्टिस्ट मिशन का छापाखाना कोलकाता। 1832 ईस्वी में स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी के सदस्य, पार्ट में आ गए यहाँ पर हम। 1829 ईस्वी में स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी के सदस्य अलेक्जेंडर ने कलकत्ता में मिशनरी स्कूल की स्थापना का प्रयास किया था। इनमें सबसे विख्यात था जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन। 1830 ईस्वी संस्कृतज्ञ पंडित हेमन होरास विल्सन के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में पठन पाठन शुरू हुआ। इस कॉलेज का मूल उद्देश्य था संस्कृत साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान का विकास किया जाए। 1823 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन ने जनरल समिति ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई। इस समिति ने भारत में शिक्षा प्रसार की गंभीरता के लिए कई सुझाव दिए। उन सुझावों में और 2 संस्कृत कॉलेज तथा एक मदरसा खोलने को कहा गया था। 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज बना। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सर एडवर्ड हाइज ईस्ट और डेविड हेयर के प्रयत्नों से यह कॉलेज खुला। साथ ही कलकत्ता के कई शिक्षित और धनी व्यक्ति भी इस कॉलेज के संचालकों में थे। स्वयं करो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो
उसका इतिहास खोजो, उसका एक चार्ट बनाओ स्कूल के चित्र के साथ। ये करना आपको। आगे आते हैं फिर। राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज से युक्त थे। 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड आर्महर्स्ट को पत्र लिखकर संस्कृत शिक्षा और संस्कृत कॉलेज की प्रतिष्ठा का विरोध किया। 1835 ईस्वी के बाद अंग्रेजी भाषा आधारित शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हुआ। 1839 ईस्वी के एक प्रतिवेदन में साफ साफ कहा गया, अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार पर प्रशासन विशेष जोर देगा, परंतु साथ ही अन्य शिक्षा प्रतिष्ठान को भी सरकारी अनुदान दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा पढ़ने का अधिकार भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। 1844 ईस्वी में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य माना गया। अंग्रेजी शिक्षा नीति के पीछे लॉर्ड मैकाले के प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब पाठ से हटकर कुछ बातें लॉर्ड मैकाले का प्रतिवेदन फिर लिख पर आते हैं। 1835 2 अक्टूबर को जनरल समिति ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सभापति थॉमस वेरिंगटन मैकाले ने भारत में शिक्षा प्रणाली पर एक प्रतिवेदन या मिनिट्स पेश किया। उस प्रतिवेदन में मैकाले ने कहा, भारत में अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग तैयार करना ही औपनिवेशिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वह शिक्षित वर्ग जन्म से भारतीय होने पर रुचि, आदर्श और नैतिक आचरण से ब्रिटिश होंगे। यही मैकाले की आशा थी। अपने प्रतिवेदन में मैकाले ने कहा था, जो शिक्षा संस्थान भारतीय भाषाओं के माध्यम को अपनाते हैं किसी प्रकार का अनुदान नहीं पाएंगे। मैकाले यह मानते थे कि ब्रिटिश जाति ही सबसे उन्नत जाति है और अंग्रेजों का साथ पकड़कर चलने से ही आधुनिकता आएगी। इसी कारण मैकाले ने अपने प्रतिवेदन में भारतीय ज्ञान को अपने से है माना था। अब मूल पाठ में लिख पर आ जाए। 19वीं शतक के 4 और 5 दशक में क्रम से सरकारी प्रयास से शिक्षा का प्रसार होने लगा। 1843 में बंगाल में काउंसिल ऑफ एजुकेशन तैयार हुई। क्रमशः काउंसिल नियंत्रित विद्यालय और उनकी छात्र संख्या बढ़ाने लगी। साथ साथ शिक्षा में सरकारी अनुदान का परिणाम भी बढ़ा था, लेकिन उतना अनुदान विद्यालय के परियोजन के लिए बहुत कम था। पाठ से हटकर कुछ बातें। बोर्ड का प्रतिवेदन 1854 ईस्वी जुलाई महीने में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षाएं बाधित एक प्रतिवेदन पेश किया गया। उन्हें वुड डिस्पैच कहा जाता है। उसमें सरकार को प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक एक रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी और भारतीय 2 भाषाओं को रखने के लिए कहा गया। उसी मुताबिक औपनिवेशिक सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए। 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। उच्च विद्यालय की संख्या बढ़ाई गई। देश के विभिन्न अंचलों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। अब मूल पाठ में। बम्बई प्रेसिडेंसी में शुरू से ही भारतीय भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती थी। वहाँ के ब्रिटिश प्रशासकों को लगता था कि केवल बम्बई में ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का अधिकार तय हुआ है, अतः बम्बई शहर के बाहर अन्य स्थानों पर देसी भाषा में ही शिक्षा देना उचित है। सन 1853 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी के कई स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षादान की व्यवस्था थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में मिशनरियों के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ। औपनिवेशिक शिक्षा विस्तार नीति के कई पक्ष थे। इस शिक्षा का उद्देश्य ही था
समाज के कुछ लोगों को शिक्षित कर औपनिवेशिक प्रशासन के ढांचे के साथ जोड़ना। सर्वगण शिक्षा की कोई परिकल्पना ही नहीं थी। उस शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य कर देने के फलस्वरूप शिक्षा साधारण जन की सीमा के बाहर हो गई। शिक्षा का प्रायोगिक व्यवहारगत रूप न होने के कारण शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित रह गई थी। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की चर्चा होने के कारण भारतीय शिक्षा की अवनति होने लगी। औपनिवेशिक शिक्षा नीति में पहले नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था। कई विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयास से नारी शिक्षा का विस्तार शुरू हुआ। उनमें प्रमुख थे बीटन साहब, बैथून। इनके प्रयास से बैथून स्कूल खुला। बैथून के प्रयास से बैथून स्कूल खुला का ये चित्र है। जमीन माप और राजस्व निर्णय। ब्रिटिश शासन में राजस्व को लेकर काफी संशोधन परिवर्तन चल रहे थे। उनमें जमीन की माप करके उसके अनुसार राजस्व का निर्णय करने की प्रक्रिया मुख्य थी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद मिर्जाफर से कंपनी को कलकत्ता से कुल्फी तक 24 परगना की जमींदारी मिली थी। तब रॉबर्ट क्लाइव ने जमीन की जरीन या माप जोक के लिए माप विशेषज्ञ की खोज की। अंत में 1750 ईस्वी में फकेलैंड ने 24 परगना में जमीन माप का काम शुरू किया। काम शुरू होने से पहले ही फकेलैंड मर गए। उसका काम पूरा किया हग कैमरन ने। ये हिंदुस्तान में छपा चित्र है। 1700 फिर से वापस आते हैं ये चित्र में। दरअसल जेम्स रेनेल का हिंदुस्तान मानचित्र संकलन का व्याख्यान पत्र है। चित्र में ब्राह्मण पंडित अपने मूल पत्र ब्रिटानिया के हाथ में दे रहे हैं। ब्रिटानिया ब्रिटिश साम्राज्य और क्षमता का प्रतीक है। अर्थात चित्र में जो कहा गया है ब्रिटानिया ही भविष्य में भारत का रक्षक होगा। आगे 1764 ईस्वी में बंगाल के नदी पथ की माप की जोमस रेनेल ने की। उन्हें 1767 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का सर्वे जनरल या माप विभाग का प्रधान नियुक्त किया। बंगाल के नदी पथों को माप कर रेनेल ने कुल 16 मानचित्र नक्शे तैयार किए। तब पहली बार बंगाल की नदियों का गतिपथ बनाया गया। बक्सर के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी दीवानी अधिकार पाने के फलस्वरूप बंगाल का जमीन माप करवा कर राजस्व का निर्णय कंपनी को करना पड़ता था। 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू नाम से एक कमेटी का गठन किया गया। इसका नाम था कमेटी ऑफ रेवेन्यू। 1786 ईस्वी में कमेटी ऑफ रेवेन्यू को फिर से नया नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तब से यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही राजस्व संबंधी विषयों का जानकारी रखता था। आपको स्वयं करना है। आप अपने स्थानीय क्षेत्रों के जलाशयों, रास्तों और जनबस्तियों का एक मानचित्र तैयार करो। आगे कुछ बातें पाठ से हटकर। इजारेदारी व्यवस्था। ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल प्रेसिडेंसी में भूमि के राजस्व की व्यवस्था के लिए कई कदम उठाए। पहले जमीन को नीलाम किया जाता था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जमीन दे दी जाती थी। बाद के वर्ष में एक बार उस व्यक्ति के साथ कंपनी भूमि राजस्व का निर्धारण करती। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने नदिया जिले में
नया भूमि राजस्व चालू किया। इसके अनुसार जो व्यक्ति जमीन की नीलामी पर सबसे अधिक बोली लगाता था उसके साथ कंपनी उस जमीन का बंदोबस्त करेगी। 5 वर्ष तक जमीन उस व्यक्ति को दी जाती थी। इसी कारण उस बंदोबस्त को इजारेदारी बंदोबस्त कहा जाता था। चूँकि उसकी मियाद 5 वर्ष होती थी इस कारण उसे 5 साला बंदोबस्त कहा जाता था। आते हैं अब पाठ पर। इस इजारेदारी बंदोबस्त में कुछ समस्या दिखाई पड़ी। कई इजारेदार ग्राम समाज के बाहरी लोग थे, अतः उनके राजस्व निर्धारण का उचित निर्णय नहीं हो पाया। इसके फलस्वरूप निर्णायक राजस्व से वास्तविक राजस्व कहीं अधिक हो गया था। अतः कई इजारेदार देय राजस्व दे नहीं पाए। अतः 1790 ईस्वी में कंपनी ने 10 वर्ष बंदोबस्त चालू किया, लेकिन क्रम से इन बंदोबस्त को हटाकर ब्रिटिश कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में 1793 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इससे बंगाल में राजस्व का एक नया पर्याय शुरू हुआ। साथ ही साथ भारत के अन्य स्थलों में भी जमीन की माप और भूमि राजस्व निर्णय विषय कार्यक्रम चलते रहे। चित्र है जेम्स इनेल का बंगाल, बिहार, अयोध्या, इलाहाबाद और आगरा, दिल्ली के मानचित्र संकलन के व्याख्यान पत्र। चित्र है 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहादेश की विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल। पीला में जो है ब्रिटिश अधिकृत अंचल है, हरी रंग में मराठा अधिकृत अंचल, भूरा में अन्य अंचल। मानचित्र स्केल के अनुसार नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। 19वीं सदी के मध्य में भारतीय उपमहादेश में ब्रिटिश अधिकृत अंचल, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का अंतिम समय। खैरी में जो है ब्रिटिश अधिकृत अंचल, बाकी अंचल ब्रिटिश अधिकृत। प्रश्न उत्तर सोच कर देखो, ढूंढ करके देखो, बेमेल शब्द को खोज कर लिखो। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल। इसमें मुंबई, मद्रास, कलकत्ता शहर का नाम है, बंगाल राज्य है, ये बेमेल है। क्लाइव, हेस्टिंग्स, डुप्ले, कॉर्नवालिस। क्लाइव, हेस्टिंग्स, डुप्ले, कॉर्नवालिस। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर से संबंधित है क्लाइव, हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। ये डुप्ले अलग है, बेमेल है। बंगाल, बिहार, सिंधु प्रदेश, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी से संबंधित है, सिंधु प्रदेश अलग है, बेमेल है। डेविड हेयर, विलियम कैरी, जोनाथन डंकन, पीट। तो डेविड हेयर, विलियम कैरी, जोनाथन डंकन, ये स्कूल खोलने में इनका, शिक्षा में इनका योगदान है। पीट अलग है, बेमेल है। निम्नलिखित कथन में कौन सही है, कौन गलत है? तो मित्रों पहला में हो गया बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बेमेल है बंगाल। ख में है बेमेल है डुप्ले, और ग में है बेमेल है सिंधु प्रदेश। घ में है आपका बेमेल पीठ। निम्नलिखित कथन में कौन सही है, कौन गलत है? बंगाल प्रेसिडेंसी को सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बात सही है या गलत है? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, बात सही है गलत? विलियम कैरी श्रीरामपुर मिशनरी सोसाइटी के सदस्य थे, बात सही है गलत? 10 वर्ष के भूमि राजस्व के लिए कंपनी ने इजारेदारी व्यवस्था चालू की थी, बात सही है या गलत? पाठ हमने पढ़ा है और
इसे सुनकर आसानी से आप दे सकते हैं। आगे अति संक्षिप्त उत्तर लिखो। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था किसे कहते हैं? 30 से 40 शब्दों में लिखना है। कंपनी परिचालित कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? कंपनी की सिपाही वाहिनी से क्या समझते हो? कंपनी के शासन में माप के क्षेत्र में जेम्स रेनेल की क्या भूमिका थी? आगे अपनी भाषा में उत्तर दें 60 से 120 शब्दों में। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय व्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना करो। इस न्याय व्यवस्था का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा था? ख भारत में कंपनी का विस्तार और सेना वाहिनी के वृद्धि के बीच क्या सीधा संबंध था? तर्कयुक्त उत्तर दें। ग ब्रिटिश कंपनी की शासन व्यवस्था में नौकरशाही की क्या भूमिका थी? नौकरशाह किस प्रकार एक संकीर्ण दल के रूप में एकजुट हुए? घ कंपनी शासन की शिक्षा नीति के क्षेत्र में बंगाल से बंबई का क्या कोई अंतर था क्या? अंग कंपनी शासन के साथ जमीन माप का क्या संबंध था? इजारेदारी व्यवस्था चालू करने के और बंद करने के पीछे क्या क्या कारण थे? सोच कर लिखो 2 शब्दों में। मान लो तुम कंपनी के एक सिपाही हो। अपने काम और परिवेश के संबंध में अपने चित्र को चिट्ठी लिखो, अपने मित्र को चिट्ठी लिखो। ख सोचो तुम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता में रहने वाले थे हो। हिंदू कॉलेज और बैथुन स्कूल की स्थापना के समय कलकत्ता निवासी 2 शिक्षित भारतीयों से औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर एक कथोपकथन, उन दोनों के बीच बातचीत लिखो। इसी के साथ पूरा हुआ पार्ट 3। दरअसल मित्रों, मॉडल एक्टिविटीज करने से पहले मुझे पढ़ना पड़ता था, सो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ ताकि मुझे सुनकर आसानी से इसका उत्तर देने में मदद मिले। और साथ ही बहुत सारे प्रश्न हैं परीक्षाओं में, क्लास 10 से संबंधित, आगे कक्षाओं के लिए BA ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इससे संबंधित है, हमने पढ़ा। नौकरी वाले परीक्षाओं में भी आते हैं। इतिहास यहाँ पर था, ये प्रमाणिक इतिहास है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।